स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपका वही बायोलॉजी टीचर जो रेगुलर आपको वीडियोस सेंड करते रहता हूं चैप्टर वाइज, नागेंद्र शाह। फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। करते रहिए ऐसे ही। तो जो हमारे 12th हैं, हमारे 12th के लिए हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर हमारा चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर का नेम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। एंड उस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा आज का टॉपिक है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये है क्या चीज? देखिए, आपने जब सबसे पहले चीजें देखी तो हमने कुछ टर्म्स सीखे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के। फिर उसके बाद जब हमने स्टार्टिंग करी तो हमारा नया टॉपिक आया और वो टॉपिक हमारा बना मेंडलिज्म। मेंडल्स के लॉज हमने पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छे से हमने पुनेट स्क्वायर, चकर बोर्ड के थ्रू चीजों को जाना। नेक्स्ट जब हम टॉपिक पे और आगे बढ़े तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हुए जो मेंडलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे थे, और मेंडलिज्म को फॉलो ना करने के कारण एक नई हेडिंग तैयार होती है और वो हो गई नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। कुछ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है जो इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रहे कंप्लीटली। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मेंडल्स के लॉ को नहीं फॉलो कर रही हैं। चलिए देखते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज का नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बाय मी। एंड चलिए चलते हैं पहले टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा बैनर प्यारा सा है, कई सारी चीजें देखने को मिलेगी अभी हमें नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आते हैं। सबसे पहली बात मैं पढ़नी है, सिस्टम वाइज मैं हर एक लेक्चर में ये बोलता हूँ, कठिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें सीक्वेंस वाइज चलना है। सिर्फ सीक्वेंस बना के, क्या सीक्वेंस बना के चले? अगर हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस तो हमें इस नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में सबसे पहले एक चीज चुननी है, और वो है क्या कि हमें किस किस टॉपिक पे बात करनी। पहला टॉपिक ये है, सेकंड टॉपिक ये है, थर्ड टॉपिक ये है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। हमें इस फिफ्थ टॉपिक पे चर्चा करनी है आज के इस लेक्चर में। क्या है चर्चा? सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जानेंगे, सेकंड को डोमिनेंस के बारे में जानेंगे, देन मल्टीपल एलिज्म क्या होता है ये जानेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है ये जानेंगे, प्लियोट्रॉपी क्या होता है। ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। इनमें से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी बहुत पूछा जाता है। इनके बारे में डिफाइन करने के लिए बहुत पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम इन 5 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं आज के लेक्चर में। पहला हमारा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड है हमारा कोडोमिनेंस, थर्ड है हमारा मल्टीपल एलिज्म, फोर्थ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ प्लियोट्रॉपी। 5 चीजें सबसे पहले को उठाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक चीज जान लीजिए, जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक प्लांट होता है, इसे स्नैप ड्रैगन कहते हैं। एक प्लांट हमारे पास है 4 o'clock प्लांट। इन दोनों पर रिसर्च करी गई। रिसर्च क्या करी गई? स्नैप ड्रैगन में भी हमें कुछ फ्लावर ऐसे मिलते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे मिल रहे हैं जो देखिए रेड कलर के अपीयर हो रहे हैं। ये रेड वाले हैं, ये देखिए व्हाइट वाले फ्लावर्स हैं। हमें जो ये प्लांट्स मिले, इस पे रिसर्च की गई कि यहां पर मेंडल की कौन सी बात गलत हो गई। अगर आप कहते हैं रेड वाला डोमिनेंट है, और रेड डोमिनेंट होता है, रेड हमारा डोमिनेंट होता है, रेड हमारा डोमिनेंट जीन है स्नैपड्रैगन में, एंड व्हाइट जो हमारा है ये रिसेसिव जीन है। आपके अकॉर्डिंग अगर मेंडल को फॉलो करते हुए आप अगर इसका क्रॉस कराते कि डोमिनेंट जीन का अगर हम एक रेड कलर वाले फ्लावर का व्हाइट कलर वाले फ्लावर से क्रॉस कराएं, तो अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू मेंडल आप क्या बताएंगे? सर जितने भी प्लांट होंगे वो हमारे हाइब्रिड रेड होंगे। जीनोटाइपिकली देखेंगे तो हाइब्रिड रेड है, अदरवाइज क्या है वो रेड कलर के होंगे। क्लियर? लेकिन इन प्लांट्स में कहानी बदल गई। कहानी क्या बदल गई? इस प्लांट में ऐसा हुआ कि जो फ्लावर बन गया वो फ्लावर हमारा बन गया किस कलर का? पिंक कलर का। पिंक कलर का फ्लावर बन जाने के कारण डोमिनेंस कंप्लीट नहीं हो पाया, और जब यही डोमिनेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो ये बन गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा मैं अपने तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फ्लावर कलर इज स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर या एंथ्रीनियम, ठीक है, एंटेलियम, एंड मिराबिलिस जलापा
4 o'clock इसे बोला जाता है। इन फ्लावर में क्या हुआ, हेयर क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रेड एंड व्हाइट प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर। होमोजाइगस का मतलब सेम गैमेट्स है, कैपिटल आर। होमो का मतलब बोला था मैंने सेम होगा तो होमो, डिफरेंट है तो हेट्रो। होमोजाइगस व्हाइट का, रेड वाले का जब व्हाइट से क्रॉस कराया गया तो जो प्लांट मिला वो पिंक मिला। कैसे क्रॉस कराना है देखते हैं। तो स्नैपड्रैगन जो प्लांट था, उस प्लांट में रेड कलर वाला हमारा एक प्लांट था, दूसरा व्हाइट कलर वाले फ्लावर वाला एक प्लांट था हमारे पास। रेड वाले के जीन हमने माना कि क्या है, कैपिटल आर। आपको पता है इस चीज के अच्छे से कि कोई भी जीन एक्सप्रेशन करेगा अपने आप को तो उसके लिए दो जीन्स होते हैं, एक उसका पैरेलल साथी होता है। व्हाइट पे जाए तो हम व्हाइट को W शो कर रहा है, क्लियर। ये हमारे फादर है, बिकॉज इनके पॉलन ग्रेन को डाला जा रहा है इस पे, ये हमारी मदर है। क्रॉस का सिंबल लगा दीजिए, चलिए क्रॉस करा दीजिए। इनका इससे क्रॉस कराते हैं तो आप क्या राइट करते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल w, कैपिटल आर स्मॉल w, वही मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपको क्या निकला है, ये आपका आ गया F1 जनरेशन, ये आ गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन तो आप ले आए, आप इसके लिए लिखो क्या कि सर ये तो सारे प्लांट हो गया। आपको मैंने सिखाई है एक चीज कि जब कभी भी कैपिटल लेटर आ जाए, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर कैपिटल लेटर आ गया है तो आप कैपिटल लेटर वाले कैरेक्टर को बताएंगे, यानी इसको देखते हुए आप कैरेक्टर को बताएंगे। लेकिन स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा मींस 4 o'clock प्लांट में ऐसा देखने को नहीं मिला। यहां पर जो प्लांट बने वो रेड ना हो करके वो फ्लावर हमारे किस कलर के मिल गए, वो हमें पिंक फ्लावर मिल गए। रेड ना होकर के जो हमें फ्लावर मिले वो फ्लावर हमें कैसा मिल गया, पिंक कलर का फ्लावर मिला। यानी डोमिनेंस की जो पावर थी, जो डोमिनेंस होनी चाहिए थी, वो डोमिनेंस नहीं चल पाया और एक नया कैरेक्टर, नया एक्सप्रेशन आ गया फ्लावर में जो हो गया हमारा पिंक। इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मींस डोमिनेंस कंप्लीट नहीं हो पाया। क्लियर। चलिए भाई चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, कोडोमिनेंस पे। पहला टॉपिक हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब आता है को। देखिए को टर्म जो बना है, ये जो को टर्म है ये बना है को टर्म कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन मींस जब दो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दो लोग आपस में मिल के काम कर रहे हैं तो बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोला, कोडोमिनेंस। डोमिनेंस क्यों लगा रहे हैं, डोमिनेंस मतलब कि दोनों डोमिनेंस अपना साथ देंगे, दोनों डोमिनेंस अपना अपना प्रोटीन बनाएंगे, अपने अपने एक्सप्रेशन को देंगे। अभी तक आप देखते थे कि अगर डोमिनेंट के साथ रिसेसिव है तो डोमिनेंट ही आ गया, रिसेसिव खत्म करता है। लेकिन क्या होगा जब दो डोमिनेंट आ गए, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिसमें डोमिनेंट जीन अपने ही दोनों टाइप के प्रोटीन को बनाता है। कैसे तरह समझ लीजिए पहले इसको मेरे स्टाइल में, फिर देखते हैं। इसका एग्जांपल हम आपको देंगे अपनी रेड ब्लड सेल्स में। ह्यूमन में आप जानते हैं आरबीसी नाम की चीज होती है, मींस रेड ब्लड सेल्स। ये अगर एक सेल है तो इस सेल के सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन होगी, समझिएगा ध्यान से पढ़िएगा, सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है भाई, सर ने बोला सेल मेम्ब्रेन होगी, मान लिया। इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंड-स्टीनर। उन कार्ल लैंड-स्टीनर ने सेल मेम्ब्रेन में 2 टाइप की प्रोटीन की डिस्कवरी करी। सेल मेम्ब्रेन में मिली प्रोटीन होती बहुत सारी है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड यानी खून जमने से रिलेटेड इन्होंने 2 प्रोटीन्स की डिस्कवरी करी और उस प्रोटीन को नाम दिया इन्होंने एंटीजन। उसको नेम दिया गया एंटीजन। यानी सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स पाई जा रही थी, उस प्रोटीन्स को इन्होंने एंटीजन बोला। साथ ही साथ प्रोटीन, हमारी सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। वहां प्लाज्मा मौजूद होता है, एक येलोइश ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में भी इनको प्रोटीन मिली और इस प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन को इन्होंने एंटीबॉडी का नाम दिया।
बेसिकली कार लैंड स्टीनर ऐसा काम करते नहीं, लेकिन हुआ क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कई लोग ब्लड डोनेट कार्ड मारे जा रहे थे, तो ये देखना चाह रहे थे, रिसर्च करना चाह रहे थे कि आखिर भाई क्या कारण है, क्यों ब्लड इनका क्लॉट हो रहा है। तो जब पता लगा कि इन लोगों की जो आरबीसी थी वो स्टिकी हो रही थी, आपस में चिपचिपी हो रही थी, उनको कोई चिपका दे रहा था, तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी गंभीर बात है। तो इन्होंने फिर उसके बिहाफ पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने डिस्कवरी करी कि सेल मेम्ब्रेन पे पाई जाने वाली प्रोटीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और तब उन्होंने उस प्रोटीन को नाम दिया एंटीजन। एंड यू नो दैट वेरी वेल हाउ प्रोटीन इज फॉर्म। तो हाउ प्रोटीन इज फॉर्म, यू नो दैट द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू प्रोटीन बनाई गई थी, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन एंड प्रोटीन से कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर ही बन रहा है एंटीजन। अब एंटीजन पाए गए, इन्होंने 2 टाइप के एंटीजन डिस्कवर किया, एक का नाम इन्होंने रख दिया ए एंड अनदर का नेम बी, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ओके, जब एंटीबॉडी की डिफरेंस देखा गया कि जिसमें एंटीजन ए था उसके पास एंटीबॉडी मिल रही थी बी, सॉरी स्मॉल लेटर में करिएगा, एंटीबॉडी क्या मिल रही थी बी, जिसमें जिस इंसान के आरबीसी पे एंटीजन बी वाला मिल रहा था वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी मिलती थी उसके प्लाज्मा में ए, जस्ट अपोजिट। इस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी करी कि 2 टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। समझ में आ रहा होगा आपको। अब एंटीजन अगर मैं बोलता हूं अपने मुंह से तो आपको दिमाग लगाना है कि सर एंटीजन बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन में, किसकी सेल मेम्ब्रेन में, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली एक प्रोटीन जिसे नाम दिया एंटीजन। मैं अगर बोलता हूं एंटीबॉडी तो उस आरबीसी के सराउंडिंग जो मौजूद है हमारी प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन जिसे हमने बोला एंटीबॉडी। ठीक है, तो अगर किसी के आरबीसी में ए एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी बी थी, अगर बी एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी ए। इसी के थ्रू हमारा ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। क्या फॉर्मेशन हो गया, जिसमें इसके लिए मेरे पास फ्लोचार्ट है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इधर आप कर दीजिए, मैं थोड़ा इसको नीचे कर दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि इधर बन जाएगा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। कह रहे हैं कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी पाई जा रही है और ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाता है ए। याद रखिएगा, जो एंटीजन है ब्लड ग्रुप वही बनेगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी मिली, ब्लड ग्रुप ए बन गया। अगर एंटीजन किसी में बी मिल रहा था तो उसमें एंटीबॉडी ए मिल रही थी, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। कुछ ऐसे पर्सन मिले जिनमें एंटीजन दोनों पाए जा रहे थे, यानी ए भी पाया जा रहा था और बी भी पाया जा रहा था, दोनों एंटीजन पाए जा रहे थे। एक ही आरबीसी में बोथ टाइप्स ऑफ एंटीजन आर प्रेजेंट, ए एंड बी। जब ए एंड बी पाया गया तो ऐसे पर्सन में जो एंटीबॉडी थी वो नहीं पाई जा रही थी, लेकिन ब्लड ग्रुप क्या बन गया, दोनों आ गए, तो ब्लड ग्रुप दोनों बोलने पड़ेगा आपको, ए भी बोलना पड़ा, बी भी बोलना पड़ा, ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। एंड लास्ट स्टेप में हमें ऐसे बहुत से इंसान मिले जिनके पास एंटीजन नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी 0 बटा सन्नाटा, एंटीजन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन एंटीबॉडी उनमें दोनों मिल रही थी, ए भी मिल रही थी, बी भी मिल रही थी। 0 बटा सन्नाटा था तो ये ब्लड ग्रुप बन गया ओ, इस तरीके से ब्लड ग्रुप ओ बन गया। तो ब्लड ग्रुप कितने बन गए, ए बी एंड ओ। बाकी ब्लड ग्रुप के लिए एक बड़ा टॉपिक फिर कभी आपको दे दूंगा। अभी आपके बोर्ड के लिए जो टॉपिक है इसके अंदर बहुत कुछ है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, क्लियर, तो वो बात की बात हो जाएगी। अभी जेनेटिक्स पे चल रहे हैं इसलिए उसी हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा। तो एंटीजन हो गया एंटीबॉडी, अगर एंटीजन ए था तो एंटीबॉडी बी मिली, एंटीजन बी था तो एंटीबॉडी ए मिले और ब्लड ग्रुप ए बन गया। ऐसे कहानी चलती चली गई और हमें 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिले। सवाल हमारा मेन मुद्दा जो फंसा हुआ है, आपको लग रहा होगा सर आप को डोमिनेंस पे थे, आप यहाँ कहाँ चले हैं, इसके पीछे आने का बेटा राज है। राज ये है कि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में पाए जाने वाला कोडोमिनेंस का एक अच्छा एग्जांपल है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल उठाया ब्लड ग्रुप का। आप एक बार पहले ब्लड ग्रुप समझ गए हो, एंटीजन क्या, एंटीबॉडी क्या है और कैसे ब्लड ग्रुप बन जाता है। हम तुमको लेके चल रहे हैं इस जगह पे जो ए बी है। ए बी मतलब कि दोनों प्रोटीन पाई जा रही है, ए भी मिल रही है प्रोटीन एंड बी भी मिल रही है प्रोटीन। कैसे पॉसिबल हुआ ये, क्यों, क्योंकि दोनों डोमिनेंस थे।
ए वाला सेल मेम्ब्रेन ने कहा मैं ए वाली प्रोटीन बनाऊंगा, ए वाला एंटीजन बनाऊंगा। बी वाला कहता है मैं भी किसी से कम नहीं हूं। बी वाले ने कहा मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी बी वाली प्रोटीन बनाऊंगा। अब जब दोनों डोमिनेंस थे भाई, तो दोनों ने अपनी अपनी प्रोटीन बना दी। यानी ए वाले ने ए एंटीजन बना दिया, बी वाले ने बी एंटीजन बना दिया। दोनों साठगांठ से काम कर रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं दबा रहा, कोई नहीं कह रहा तुम डोमिनेंस और रिसेसिव हो जाओ, क्योंकि दोनों बराबर की टक्कर पे है। और जब बराबर की टक्कर होती है तो दोनों को साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमने दोनों टाइप की प्रोटीन बन गई, कोऑर्डिनेट किया है, उस कोऑर्डिनेट का को ले लिया, और डोमिनेंस थे दोनों तो हमने लिख दिया कोडोमिनेंस। यानी ब्लड ग्रुप हमारा कोडोमिनेंस को शो करता है। क्लियर? ओके, चलिए अगली चीज और बताते हैं आपको इसी में। कोडोमिनेंस को तो शो हो गया। अब बेटा बात आती है कि हमारे बॉडी में कौन से जीन्स हों जो हमारे ए एंटीजन को बनाएंगे। भाई ये तो मान लिया हमने, ये मान लो जीन था, है ना, तो ये जो ए प्रोटीन या ए एंटीजन बन रहा है इसके लिए जीन्स क्या माने, क्योंकि विदाउट जीन कोई कैरेक्टर बनता नहीं है। तो हमने अपने हिसाब से मान लिया, आप चाहे तो अल्फा लिख दे, मैंने आई लिख दिया। आई किस लिए? बेस बना दिया। आई क्रोमोसोमस, क्रोमोसोम पे क्या मौजूद है? जीन। तो अगर आई जीन, आई क्रोमोसोम है, उस पे जीन्स क्या लगाते हैं? ए, क्योंकि ये डोमिनेंस है। ऐसी कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बनेगा, मानते हैं ना। ऐसी कंडीशन पे हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा ए। थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया जाए, तो ये मैं इस तरफ राइट कर रहा हूं जीन्स। क्या जीन्स होंगे? तो अगर ए ब्लड ग्रुप बन रहा बेटा, तो इसके लिए आपका ए वाला जीन होना चाहिए, मानते हो? दो जीन्स के बिना कैरेक्टर नहीं आता, इसलिए दो बार ए लिख दिया हमने, क्योंकि जाइगोट में दो क्रोमोसोम पहुंचते हैं, पापा के मम्मी के, वही दिखा रहे हैं। अगर बी बनना है तो बेटा आपने क्या लिखना होगा? आई बी एंड आई बी। क्लियर? अगर बेटा ए बी दोनों बनना होगा तो आई ए भी रहेगा, आई बी भी रहेगा, तभी बन पाएगा। और अगर बनना ही नहीं है तो हम जीन मान रहे हैं यहाँ पे आई ओ नाम का जीन ही नहीं था, तो कोई बनाया नहीं ब्लड ग्रुप, इसमें। ये बात समझ में आ गई? ये जीन्स देख रहे हैं आप, आई ए क्या बना रहा? ब्लड ग्रुप ए। आई बी क्या बना रहा? ब्लड ग्रुप बी। ए बी दोनों साथ में आ गए तो दोनों ने अपना एंटीजन बना दिया, दोनों ने बना दिया तो क्या हो गया? हमारा बन गया ब्लड ग्रुप ए बी। था ही नहीं, यानी आईओ जीन होगा तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी, कोई एंटीजन नहीं बनेगा, एंटीजन तो ब्लड ग्रुप। अच्छा एक चीज मेरे को बताइए, ए बी दोनों डोमिनेंस है और ओ जीन जो होता है बेटा ये रिसेसिव जीन होता है। ओ जीन जो होता है हमारा ये रिसेसिव जीन होता है। अब मुझे बताइए, ओ जीन अगर रिसेसिव है, अगर मैं ऐसे राइट कर दूं और लगा के आई ए और आई ओ, क्या ब्लड ग्रुप ए नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि ए डोमिनेंस था, ओ रिसेसिव है, तो सिंपल सी बात है डोमिनेंस अपना एंटीजन बनाएगा, यानी ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। शायद यहां पर भी ऐसा ही हो जाएगा, आई बी एंड आई ओ, यहां पर भी। यानी आप देख रहे हैं कि पूरे ब्लड को कंट्रोल करने के लिए मोर देन वन जीन्स है, मोर देन वन जीन्स पूरे ब्लड को इतने पार्ट में डिवाइड, इतने कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी जीन ए, जीन बी और जीन ओ, ये तीन जीन्स मिलकर के चार लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। किसी का ब्लड ग्रुप ए बन जा रहा है, किसी का ए बी बन जा रहा है, किसी का बी बन रहा है, किसी का ओ बन रहा है। मोर देन वन है तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल और जीन्स जानते हैं आप, जब कंट्रास्टिंग पेयर होते हैं तो बोलते हैं एलील। और यहां पर दूसरी हेडिंग तीसरी पे खत्म कर दी, कौन? मल्टीपल एडिशन। मींस जब किसी कैरेक्टर को मोर देन वन जीन्स देख रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को, कौन सा कैरेक्टर? ब्लड ग्रुप को तीन जीन्स देख रहे हैं, तो हमने बोला मल्टीपल एलिजम। इसी को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहते हैं। और इसके पहले आपने क्या देखा? कोडोमिनेंस। बिकॉज जब दोनों डोमिनेंस जीन्स आ जाते हैं तो दोनों ही अपनी प्रोटीन बनाते हैं, अपना कैरेक्टर दिखाते हैं, और इसके लिए आपने टर्म का यूज किया? कोडोमिनेंस यूज किया। एंड इसी में क्या गया कि मोर देन वन जीन्स डील कर रहे हैं,
आई ए भी डील कर रहा है, आई बी भी डील कर रहा है, आई ओ भी डील कर रहा है। तो मोर देन वन जब जीन्स डील कर रहा है कैरेक्टर को, तो आपने इसके लिए क्या बोल दिया, मल्टीपल एलिज्म। 3 हेडिंग फिनिश हुई। आइए सॉरी, ये देखिए भाई कोडोमिनेंस को हम बता रहे थे कि कोऑर्डिनेट करके बना रहे थे, ब्लड ग्रुप आई ए करके सब सारे जीन्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। एलील्स फ्रॉम पेरेंट ए, पेरेंट बी, जीनोटाइप ये होगा, ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ये होगा। तो एक पेरेंट से आई ए मिला, दूसरे पेरेंट से आई ए मिला, आपको मैंने बता ही दिया है। आई ए मिल गया तो क्या बन गया, आई ए बन गया ए ब्लड ग्रुप। इधर देखिए ए के साथ कोई जीन नहीं है तो ये डोमिनेंस हो गया, अब भी ए बन रहा है। सारी चीजें जो मैंने आपको पीछे बताई वही बताई मैंने आपको यहाँ पर। और जब when the IA and IB are present together, they both express their own types of sugar. This is due to the codominance. और इस तरीके से ये अपने प्रोटीन्स को बनाते हैं, अपने सुगर्स को बनाते हैं और अपना ब्लड ग्रुप देते हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, हमारी 4th हेडिंग आएगी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब ये क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बेटा मतलब है कि देखिए पॉली का मतलब बहुत, अगर पॉली देखें तो पॉली का मतलब हो गया बहुत। ठीक है, कुछ वैसा ही जाएगा मल्टीपल जीन तक। पॉली का मतलब बहुत हो गया। देखिए वहां पर टर्म क्या किया था मल्टीपल एलिज्म में, मल्टीपल एलील्स होते हैं। मल्टीपल एलील्स, एलील्स मतलब सेम जीन्स से रिलेटेड कैरेक्टर, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील थे। ठीक है, तो वहां क्या है, मल्टीपल एलील्स के बारे में बताना है कि कंट्रास्ट वाले भी कैरेक्टर देख रहे हैं। यहां पर पॉली जीन्स हम यूज करते हैं। जीन्स का मतलब ऐसे ए जीन हो गया, बी जीन हो गया, सी जीन हो गया और ए बी बी सी ये जीन्स पॉलीजेनिक मतलब बहुत से जीनों की जब इनहेरिटेंस चलता है तो आप जो टर्म यूज करते हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? जस्ट अ मिनट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ गया क्या है? ए बी बी सी यानी बहुत सारे जीन्स जब कंट्रोल कर रहे हैं किसी एक कैरेक्टर को, ऐसी कंडीशन पे आप टर्म यूज करते हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? चलिए देखते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे ह्यूमन का स्किन कलर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंस एलील्स A B B C C gives the darkest skin color। अगर देखिए 3 जीन्स चल रहे हैं यहां पर, A B C, ये है डोमिनेंस जीन, ये डोमिनेंस जीन जो क्या कर रहे हैं, स्किन को डार्क करने का काम करेंगे। ठीक है। दूसरा अगर चीजें करते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये रेसेसिव जीन है, रेसेसिव जीन्स है और ये क्या करते हैं, स्किन कलर को लाइट करते हैं, यानी ब्राइट कर सकते हैं। आप पेयर करते हैं, पेयर कर दीजिए। यानी अगर ए बी सी कैपिटल लेटर के जीन्स आते हैं तो ये डोमिनेंस जीन है और ये स्किन को डार्क करेंगे। ठीक है। अगर रिसेसिव जीन हम बात करेंगे तो ए बी सी रिसेसिव जीन्स है, ये लाइट करेंगे कलर, मतलब आपका ब्राइट कर देंगे, आपका फेयर कलर कर देंगे। अच्छा मेरे को बताइए बेटा, अगर कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी किसी में पहुंच जाए, किससे पहुंच जाए कैपिटल, देखिए 3 जीन्स हैं यहाँ पर, 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं। क्लियर? यानी आपको यही बताया जा रहा है कि मोर देन वन जीन्स, वहां मोर देन वन एलील्स आप टर्म यूज करेंगे मल्टीपल एलिज्म में। यहाँ मोर देन वन जीन्स स्किन कलर को देख रहे हैं, इसलिए इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला है। टर्म पे जाइएगा कंफ्यूज होइएगा, वहां आपने मल्टीपल एलील्स यूज करना है, टर्म्स मल्टीपल एलिज्म बन गया, ब्लड ग्रुप भी है, तो 2 चीज का ब्लड ग्रुप हमारा एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का भी है और मल्टीपल एलिज्म का है। ये वाला हमारा क्या कह रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक मतलब
कई सारे जीन, पॉली मतलब बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे जीन्स। देखिए 6 जीन तो ये भी कंट्रोल कर रहा है, 6 जीन ये लीजिए 12 जीन्स कंट्रोल कर रहा है हमारे एक कलर। तो कह रहा ए बी बी सी सी अगर किसी में पहुंच जाएगा तो सिंपल सी बात है, डोमिनेंट जीन पहुंच गया, पूरी भयंकर तरीके से डोमिनेंट पहुंचे, तो इनका कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। अभी दिखाएंगे भाई साहब जो डार्क हो गया। अच्छा अब मेरे को बताइए, अगर किसी में रिसेसिव जीन ए बी बी एंड सी सी पहुंच जाए तो क्या होगा? बहुत ब्राइट हो जाएगा, यानी कलर बहुत फेयर हो जाएगा, यानी फेयरेस्ट कलर हो जाएगा उसका। एंड अब आप बताइए ए बी बी सी सी अगर ये पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, को डोमिनेंस लग गया, दोनों अपना हल्का फुल्का करेंगे, यानी कि इनका जो कलर होगा वो आप कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी बता दें आपको, ये हो गया मीडियम कलर या गेहुआ कलर हो गया। कैसा हो गया? गेहुआ कलर हो जाएगा, मतलब मिड में रहेंगे। तो कई सारे जीन्स स्किन को कंट्रोल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर दे रहे हैं स्किन पे, इसलिए इसको हमने बोला पॉलीजेनिक, यानी बहुत सारे जीनों का इनहेरिटेंस बन गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ह्यूमन स्किन के कलर को ले लीजिएगा, ऐसे ही अपना राइट करके एग्जाम में शो कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं इस पे, वही चीजें बता रहा, जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एरियाज, अगर डोमिनेंस तो डार्केस्ट स्किन बन जाएगी। अगर जीनोटाइप जैसे भाई ये दिख रही है हमारी बहन जी यहाँ पर हैं, देखिए डार्केस्ट स्किन है, काफी तब चमक है चेहरे पे, है ना, पॉलिश बढ़िया सा हुआ है फेस पे। अगर दूसरा देखें तो ये लाइटेस्ट है, क्योंकि सारे रिसेसिव जीन लग गए और रिसेसिव जीन लाइट कर रहा है इनको। लेकिन अगर जीनोटाइप 3 डोमिनेंट पर रिसेसिव 3 एलिस लगे हुए, यानी भाई ए के साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी, तो देखिए कैसा कलर है, थोड़ा सा मीडियम कलर आ गया, इंटरमीडिएट स्किन कलर आ गया है। तो हम आप शायद इंटरमीडिएट होंगे, बाकी लोग बहुत जो फेयर दिखते हैं उनमें कौन सा जीन हो जाएगा आपका? ये वाला चीज। बहुत बेचारे बहुत बेचारे जो डार्केस्ट है वो ये हो जाएंगे, और जो बहुत ज्यादा लाइटेस्ट है वो ये हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर समझ में आती है हमको कि देखिए ये आपके अंदर के एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं, वहां आपने ब्लड ग्रुप के बारे में जान लिया। अब किसी का कलर बहुत फेयर है तो आप समझ जाइए कौन सा जीन्स है, किसी का कलर इंटरमीडिएट है लाइक मी तो आप समझ जाएंगे किस तरह का, किसी का कलर बहुत ज्यादा डार्केस्ट है भयंकर कोयले वाला, तब भी आप समझ जाएंगे कौन सा कलर। अब अगला टॉपिक पे पहुंचते हैं हम लोग, और वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ही वही चीज दिखाई जा रही है आपको सारे कलर्स के बारे में। assume that 3 genes ABC control human skin color, dominant form A, B and C, recessive जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ह्यूमन का स्किन कलर कैसे कंट्रोल होता है। क्लियर? फिर से देखिए, सबसे पहले जब पेज पे गए थे तो सबसे पहले हमने आपको बताया नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपको 5 टॉपिक्स पे बात करनी थी मेरे साथ। पहला टॉपिक था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्नैपड्रैगन वाला याद रखिएगा, व्हाइट रेड पिंक बन गया। सेकंड टॉपिक था हमारा कौन सा था? कोडोमिनेंस वाला। कोडोमिनेंस में क्या था आपको दिखाना कि दो डोमिनेंस लोगों ने मिलकर के आपस में दोस्ती करी, दोनों ने मिलकर अपने प्रोटीन या ग्लूकोज शुगर को बनाया, जिससे दोनों का कैरेक्टर सामने आ गया। एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुप, ए वाला भी डोमिनेंस बी वाला भी डोमिनेंस, दोनों ने मिलकर के ए बी नाम के शुगर और प्रोटीन को बना दिया, बन गया उसका ब्लड ग्रुप ए बी, दोनों ने एंटीजन ए बी बना दिया। इसी में मैंने आपको बताया मल्टीपल एलिज्म के बारे में कि एलील आप क्या समझते हो? अ पेयर ऑफ, आप ये कहते हो ना अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जीन्स कॉल्ड एलील, लेकिन यहाँ पर पेयर से ज्यादा हो गया, 3 हो गए तो मल्टीपल एलीज बोल दिया, एलिज्म बोल दिया। वो भी निपटाया जब हमने, तो पहुंचे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के पास। पॉली का मतलब ज्यादा, जेनिक का मतलब जीन से लिया गया है, पॉली का मतलब क्या हो गया? ज्यादा, और जेनिक जीन से लिया गया, ऐसे समझ लीजिए। तो बहुत जीन्स थे, ए बी बी सी सी करके जीन्स थे, तो हमारा स्किन कलर पे आ जाएगा। क्लियर? ये निपट गया। अब आगे चलिए जरा, आते हैं प्लियोट्रॉपी पे। प्लियोट्रॉपी क्या? सब देखिए बड़ा कंफ्यूजन है, मैं इसमें बार-बार बोल रहा हूं। प्लियोट्रॉपी जस्ट अपोजिट जाएगा उसका। अभी तक आप ज्यादा जीन से एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे थे। पॉलीजेनिक का मतलब क्या था? ज्यादा जीन्स, कैरेक्टर क्या था? स्किन कलर। अब कह रहा है मल्टीपल फिनोटाइप कैरेक्टर्स होंगे सच अ जीन। अब सिंगल जीन कई टाइप के आपके फिजिकल एक्सप्रेशन को देख रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तक ज्यादा जीन, कैरेक्टर सिर्फ एक जीन, जितने हो केवल स्किन के कलर को तो देख रहा था,
क्यों स्किन कलर हाइट तो बढ़ा नहीं रहा था आपके वो जीन्स ए बी वाले, ज्यादा जीन्स थे, एक करेक्टर। अब एक जीन्स है, सिर्फ एक जीन्स, और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी बॉडी के बहुत सारे करेक्टर। जैसे ऐसे समझे, पहले प्रैक्टिकली बात करते हैं, बाद में थ्योरेटिकल होगी। मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसा हो, किसी पर्सन को हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज जहां पर आपके ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, बहुत देर से बनता है। नॉर्मल 5 से 6 मिनट्स के बीच आपका ब्लड क्लॉट बन जाएगा चोट लगने पे, किसी इंजरी होने पे। लेकिन जो हीमोफिलिक पर्सन होगा उसका ब्लड आधे घंटे तक कौन आ रुके और ब्लड की कमी से वो मारा जाएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है, हीमोफीलिया किसी ना किसी जीन्स के डिस्टर्बेंस के कारण आया। ठीक है, आया सर। किसी एक जीन्स ने गड़बड़ किया उसकी बॉडी को, क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत पहली आई कि उसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो उसको ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी एनीमिया भी हो जाएगा उसको। एनीमिया हो गया तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई धीमी हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई धीमी हो जाएगी तो उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। यानी सोचिए, एक जीन की बदतमीजी से बॉडी के मोर देन वन कैरेक्टर इन्फ्लुएंस हो गए। ऐसी एक बीमारी है फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया, इसका डिस्क्रिप्शन अभी चैप्टर के आगे मिलेगा आपको कि डिसीज कैसे हो जाती है। क्लियर? अभी आपको नाम जान लीजिए, क्या है? फेनिलकीटोन्यूरिया। ये जो फेनिलकीटोन्यूरिया है, इस बीमारी के कारण आप मेंटल रिटार्डनेस हो जाएंगे, दिमागी तौर पे कमजोर, आपकी हेयर लॉस होने लग जाएंगे, 2 कैरेक्टर बर्बाद हो गए एक जीन्स के कारण। आपके स्किन में पिगमेंटेशन नहीं होगा, मींस वाइट पैचेस हो सकते हैं, तीसरा कैरेक्टर। यानी एक जीन ने 3 तरीके से बर्बाद किया हमको, तो इसीलिए इसको बोला गया है प्लियोट्रॉपी। याद रखिएगा। स्किन में क्या था? कई जीन्स थे, एक कैरेक्टर था। अब एक जीन्स है, कई कैरेक्टर देख रहा। चलिए देखिए, तो here a single gene exhibit multiple phenotype expression such a gene is called pleiotropic gene। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In most cases mechanism of pleiotropy is the effect of gene on metabolic pathway। आपकी बॉडी में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक पाथवे बोल रहे हैं, which contributes to a different phenotype। जितना मैंने बताया उतना समझिए कि एक जीन, सिंगल जीन से बहुत सारे मल्टीपल एग्जिबिट क्यों लिख रहा है? एग्जिबिट मतलब रोक रहा है, मल्टीपल एक्सप्रेशन को रोके दे रहा है। जो होना चाहिए था वास्तविक तौर पे वो नहीं हो रहा है, चीजें गड़बड़ होती जा रही है। एग्जिबिट मतलब क्या कर रहा है? एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। मल्टीपल एक्सप्रेशन, सॉरी वो इनहिबिट था, सॉरी फॉर दैट। तो मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन को बढ़ावा दे रहा है, जैसे कि मैंने बताया फेनिलकीटोन्यूरिया। क्लियर? सिकल सेल एनीमिया में बच्चों का ब्लड सेल्स या सभी का ब्लड सेल्स तो डिसीज हो जाती है, वो सिकल सेल में हो जाती है। और जब सिकल सेल में हो जाती है तो वही ऑक्सीजन सही से दे नहीं पाएंगे, ब्लड की कमी हो जाएगी, कई सारे कैरेक्टर आपकी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए इसको बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। तो एक मतलब है एक जीन, कई सारे बीमारी। क्लियर? तो इसमें 2 एग्जांपल आपको दिया जाएगा। एक मैंने दिया फेनिलकीटोन्यूरिया का, एक बार होगा स्टार्च सिंथेसिस इन पी, एक फेनिलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया। ये है हमारे एग्जांपल। चलिए अब इस एग्जांपल पे चर्चा करते हैं, एग्जांपल में बात करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा स्टार्च सिंथेसिस इन पी। ओके, तो स्टार्च सिंथेसिस पी की बात करते हैं। देखिए फेनिलकीटोन्यूरिया में एग्जांपल साफ-साफ दिया है। इन फेनिलकीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया द म्यूटेंट जीन हैव मेनी फिनोटाइपिक इफेक्ट्स। कई फिनोटाइपिक इफेक्ट रखेगा, जैसे थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, देखने के लिए इजी हो जाएगा आपको। क्या मिला? कॉजेस मेंटल रिटार्डनेस, दिमागी तौर पे पागलपन। रिडक्शन इन हेयर, हेयर की कमी होने लग जाएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे। स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पे व्हाइट पैचेस पड़ने लगेंगे, लाइक दैट लेप्रोसी, सॉरी लाइक दैट जिसमें व्हाइट पैचेस पड़ते हैं, कुछ हिंदी में कुष्ठ रोग जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं स्टार्च सिंथेसिस पे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में कई बार।
देखिए हम सभी वाकिफ हैं इस टर्म से यानी स्टार्च से। आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो एक्सेस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक्सेस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर लिया जाता है। क्लियर? अब वो स्टार्च का जो कन्वर्जन है, लियो टॉपिक में चल रहा है, स्टार्च का जो कन्वर्जन है वो भी इफेक्टिवली कब होगा? कोई जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमने माना उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल बी, कैपिटल बी। याद रखिएगा बेटा, कैपिटल बी केवल सिंबल्स होते हैं, ठीक है? वहां बी नहीं लिखा है, बी समझ जाओ, वो सिर्फ केमिकल सिंबल रखे हैं हमने। तो हमने मान लिया कि अगर किसी प्लांट में कैपिटल बी जीन्स हैं तो वो प्लांट में स्टार्च बहुत अच्छे से बनेगा। क्लियर? और इसी की जगह अगर स्मॉल बी आ गया, रिसेसिव जीन हो गया, आपको पता है अगर स्मॉल लेटर में तो रिसेसिव हो गया, और अगर रिसेसिव हो गया तो फिर वो स्टार्च सिंथेसिस सही से कर नहीं पाएगा। चलो ठीक है, हुआ क्या इन दोनों से घटना से? स्टार्च ग्रेन साइज आल्सो शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्टार्च, ये देखिए यहां पर दोनों का एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल दे रहा है। यहां पर क्या होना चाहिए कि अगर कैपिटल आर, कैपिटल बी और कैपिटल स्मॉल बी वाले प्लांट क्रॉस होगा तो बेसिकली क्या होना चाहिए था? हमें इफेक्टिवली स्टार्च सिंथेसिस मिलना चाहिए था, तो कैपिटल बी डोमिनेंस हो जाएगा, स्मॉल बी रेसिसिव हो जाएगा, यही होना चाहिए था, लेकिन देखिए नहीं हुआ। कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट साइज सीड जो बने वो इंटरमीडिएट साइज के बन गए। अब आपको लग रहा होगा सर सीड कहाँ साइज की कहाँ बात कर रहे थे? स्टार्च सिंथेसिस की, और अब बात करने लगे हैं आप सीड साइज की। देखिए ये कुछ ऐसा है कि जिस प्लांट में जितना अच्छे से स्टार्च बन पाएगा, जिस सीड में, वो उतना राउंड होगा, उसका साइज बड़ा होगा। और अगर स्टार्च कम बन पाया है तो सिंपल सी बात है यार, स्टार्च कम है तो साइज पूरा भरपूर नहीं आ पाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। जैसे बलून में जितनी एयर भरो उसका वैसा साइज, अगर बहुत कम एयर है तो आपको श्रिंक फॉर्म में दिखाई देगा, बहुत ज्यादा भर दी है तो स्वेलअप हो जाएगा, कम भरी है तो इंटरमीडिएट साइज में। वही यहां हो रहा है कि जैसे जितना स्टार्च बना, इफेक्टिवली स्टार्च बनेगा तो उसके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल बी। अगर लेसर स्टार्च है, बहुत कम बना है, तो उसके लिए जीन्स हमारा रिसेसिव रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल बी। एंड अगर इन प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो जो हमारे F1 जनरेशन के प्लांट्स मिलेंगे उनमें जीन तो ये पहुंचेगा। आपने पता है मेंडेलियन के बारे में, मेंडेलिज्म के बारे में, कि यहां पहुंचेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इनके पहुंचने पे हमारा क्या बन गया? जो साइज बना वो इंटरमीडिएट साइज आएगा। मेंडल का लॉ कहता था कि नहीं, अगर कैपिटल बी है तो ये डोमिनेंस बनेगा, अपना भोकाल दिखाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाया। यहां पर इसलिए ऐसा नहीं पाया क्योंकि ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। क्लियर? तो यहां पर इंटरमीडिएट साइज बना। तो ये मैटर है स्टार्च के फॉर्मेशन का और इस हमारे सीड के साइज का। क्लियर? ज्यादा स्टार्च साइज बढ़िया, बहुत ही कम स्टार्च श्रिंक हो गया पी सीड, और अगर इंटरमीडिएट यानी कैपिटल बी स्मॉल के साथ दोनों है तो आपको इंटरमीडिएट साइज मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अपना वादा पूरा किया और आज का हमारा जो टॉपिक था नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक पे आपने 5 जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट थे हमने उस 5 ऑब्जेक्ट पे बात करी, और आप अच्छे से इस वीडियो को रन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में 2 मार्क्स के 3 मार्क्स क्वेश्चन प्लियोट्रॉपी से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से पूछे जाते हैं। क्लियर? मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। हमारा मेंडेलियन जो चैप्टर चल रहा है उसके बिहाफ पे बस रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।